नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने लेके आया हूँ लेक्चर 2। लेक्चर 1 में पहले ही डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने इंट्रो दिया था प्लास्टिक एनालिसिस का। इस लेक्चर में भी हम प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में और फर्दर जानेंगे, जिसमें टॉपिक है आपका बेंडिंग ऑफ बीम्स। तो प्लास्टिक एनालिसिस का इंट्रो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। होता क्या प्लास्टिक एनालिसिस, क्यों डिजाइन किया इंजीनियर्स ने, प्लास्टिक डिजाइन मेथड क्यों लगाया, ये लिमिट डिजाइन किया है, उस सब के बारे में, स्ट्रेन रिक्वायर्ड, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, वो हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब किसी भी स्ट्रक्चर पे, चाहे वो बीम हो, कॉलम हो, जितने भी स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सुरल हो, स्टिफनेस के मेंबर्स हो, तो उन सब पे अगर मैं लोड अप्लाई करूं तो इफेक्ट क्या होता है, तो वही देखते हैं। जैसे उसी को नाम दिया गया, पहला टॉपिक बेंडिंग ऑफ बीम्स। तो बेंडिंग ऑफ बीम्स के लिए मान लो आपका एक बीम दिया हुआ है, ये आपका बीम प्रोवाइडेड है, जो इसकी ये क्या हो गई, इसकी न्यूट्रल एक्सिस, सेंटर से सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं। जैसे ही मैंने इस पे कोई लोड अप्लाई किया तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर ली जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है, इसको कहेंगे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये आपका उस बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया। 2D फिगर की बात करें कुछ इस प्रकार है। ये 3D फिगर में हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कुछ इस प्रकार होता है। तो मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में सीधा सीधा किसकी बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं। तो ये वाले एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो किसी भी बीम के लिए आपका कोई ये एलिवेशन दिया हुआ है किसी भी बीम का, इसको एलिवेशन कहते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अगर मैं कोई लोड अप्लाई करता हूं तो लोड अप्लाई करने से मुझे क्या मिलने वाला है, स्ट्रेन उसमें। तो स्ट्रेन कुछ इस प्रकार मिलेगा। एक्सट्रीम फाइबर्स पे हमेशा क्या मिलेगा, स्ट्रेन मैक्सिमम। और जो न्यूट्रल एक्सिस है, मीन जो सेंटर है जहां से आपकी न्यूट्रल एक्सिस पास कर रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस पे क्या मिलने वाला है, स्ट्रेन मिनिमम। क्योंकि हम मान लेते हैं बीम के केस में होता है ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन में और नीचे वाले पोर्शन किस में रख देते हैं हम, टेंशन में। तो ऊपर जो स्ट्रेन मिलने वाला है उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेन इन कंप्रेशन जोन। नीचे जो स्ट्रेन मिलेगा आपका वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन टेंशन जोन। तो ये आपका स्ट्रेन है, अलग अलग फाइबर पे अलग अलग वैल्यू होगी। तो इसी करके ये डायग्राम क्या हो जाएगा, लीनियर। लीनियर क्यों है वो देखते हैं। तो आप इसका नाम क्या दे दोगे, बेंडिंग स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका डायग्राम हो गया बेंडिंग स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का। लीनियर है, ये लीनियर आपको दिख रहा है। लीनियर का मतलब जो ये मैं कह रहा हूं, ये चीज, इस चीज को कहा जाता है लीनियर डायग्राम। तो ये लीनियर है, क्यों है लीनियर, ड्यू टू बर्नौलीज अजम्पशन। बर्नौलीज अजम्पशन के कारण ये चीज क्या है, आपकी लीनियर है। तो ये आपका बन गया स्ट्रेन डायग्राम फॉर एनी लोड विच इज टू बी अप्लाइड ऑन दिस बीम एलिवेशन। जब इस बीम के एलिवेशन पे हम कोई भी लोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये स्ट्रेन डायग्राम मिलेगा। अब स्ट्रेन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है, लोड है, पर यूनिट एरिया की करोगे तो वो क्या आ जाता है, स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम भी मिलेगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बना लूं तो कुछ इस प्रकार आपका स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। ये आपका बन गया स्ट्रेस इन कंप्रेशन। एक्सट्रीम फाइबर पे जब मैक्सिमम स्ट्रेन हो रहा है तो आपको एक्सट्रीम फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस भी मिलेगा। और दोनों केसेस में आपको एक्सट्रीम फाइबर पे, चाहे वो टेंशन का केस हो, एफ इन टेंशन, ये है स्ट्रेस इन कंप्रेशन, एक्सट्रीम फाइबर पे क्या मिल रहा है आपको, मैक्सिमम। तो ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका कौन सा डायग्राम हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। और देखने पे आपको पता लग रहा है कि ये भी क्या है, आपका लीनियर है, एक सीधी लाइन है। तो ये क्यों लीनियर है, लीनियर ड्यू टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के कारण ये लीनियर है। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हुक्स लॉ होता क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ होता है आपका, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसी करके, क्योंकि मेरा स्ट्रेन लीनियर है तो स्ट्रेस भी क्या है, लीनियर है। एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेन मैक्सिमम है तो एक्सट्रीम फाइबर पे मेरा स्ट्रेस भी क्या हो गया, मैक्सिमम। इसीलिए कहा जाता है हुक्स लॉ वैलिड होता है आपका यहाँ पे। और ये हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है वो हम पहली वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देख चुका है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक आपका
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जहां तक आपकी एक लीनियर लाइन आती है वही होता है आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद कुछ कर्व आता है, इलास्टिक आता है, इलास्टिक कर्व। अगर मैं फर्दर व्हेन लोड इज फर्दर इंक्रीज, मैं और लोड बढ़ा रहा हूं, लोड की जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ाई जा रहा हूं, इज फर्दर इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, आप लोड बढ़ाए जा रहे हो, किसी भी बीम पे डाले जा रहे हो, तो ये क्या होगा, ये एक्सट्रीम फाइबर पे, तो यही स्ट्रेन डायग्राम। ये तो कंप्रेशन में कोई भी वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है, इंटरमीडिएट कोई भी वैल्यू, मींस ये एक जनरल डायग्राम है आपका स्ट्रेस का, ये जनरल डायग्राम है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये बढ़ाए जा रहा हूं, तो ये कहां तक आया था आपका, प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो लीनियर है, उसके बाद मैंने बढ़ाया तो एक पॉइंट पहुंचता है आपका, जिसको नाम दिया था सी पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट या कहो यील्ड पॉइंट। तो आपको यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस कैसा दिखाई देगा, तो ये आपका यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये आपका यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस है, तो इसलिए इसको कह देंगे हम एफ वाई। तो जैसे जैसे आपने लोड इंक्रीज किया तो आपका ये यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच गया, टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी। ये डिपेंड करता है कि दोनों एक साथ पहुंचेगा आपके न्यूट्रल एक्सिस पे। जब हम बात करते हैं इलास्टिक एनालिसिस, मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं आपको, हमने बात की इलास्टिक एनालिसिस की, तो इलास्टिक एनालिसिस के केस में हम देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस, और जब मैं बात करता हूं प्लास्टिक एनालिसिस की, मैंने किसकी बात की, प्लास्टिक एनालिसिस की, तब हमारी एक एक्सिस देखा जाता है जिसको कहा जाता है इक्वल एरिया एक्सिस। तो इक्वल एरिया एक्सिस का मतलब क्या है, मान लो मैंने इस केस में तो न्यूट्रल एक्सिस और इक्वल एरिया एक्सिस एक ही रखी है, आपके अलग अलग हो इक्वल एरिया एक्सिस। जो हम फर्दर क्लासेस में जब एग्जांपल्स देखेंगे तब इक्वल एरिया एक्सिस और इलास्टिक एक्सिस है, मींस न्यूट्रल एक्सिस, उनके बीच का डिफरेंस वगैरह बताएंगे और अच्छे से। तो ये अलग अलग चीज है। तो मेरे को जब ये इक्वल एरिया अगर इससे अलग हो जाए, तो किसी एक फाइबर पे आपकी जो मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस है, मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस मींस जहां से यील्डिंग शुरू हो जाती है और जिस पे वर्किंग स्ट्रेस, हमारा वर्किंग डिजाइन मेथड है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया कि इलास्टिक डिजाइन में वर्किंग स्ट्रेस होता है, तो वो आपके यील्ड मैक्सिमम पहुंच जाएगी किसी भी एक फाइबर पे जिधर मेरा एरिया ज्यादा हो, बराबर करेगा, तो वो होता है इक्वल एरिया एक्सिस। यहाँ पे ये एक ही एक्सिस रखी है मैंने, तो इस करके दोनों फाइबर पे एक साथ पहुंच गया। और फर्दर इंक्रीज करे, और फर्दर मैंने लोड इंक्रीज करा, मैं इसको रब कर देता हूं, मान लो मैंने और फर्दर ये बीच से ये कर दिया, अब ये हम देख चुके हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग लोड फर्दर, मैंने लोड को और फर्दर इंक्रीज कर दिया, तो आपका डायग्राम कैसे बनना लग जाएगा, एक्सट्रीम फाइबर पे तो पहले ही वो एक्सट्रीम वैल्यू मींस अल्टीमेट लोड Fy जा चुका है, अब उसके अंदर वाले भी, ये आपका मैक्सिमम पहुंच चुका था, उसके अंदर वाला भी वहीं तक पहुंचने लग जाएंगे धीरे धीरे ये यहाँ पे पहुंच गया। तो कुछ इस प्रकार आपको, मान लो अभी इतना नहीं हुआ कि ये सारे फाइबर ऐसे, सिमिलरली क्योंकि इक्वल एरिया एक्सिस है तो ये यहाँ पे भी क्या होने लग जाएंगे, कुछ इसी प्रकार हमारे फाइबर पे पहुंचने लग जाएंगे। तो ये डायग्राम आपका किस केस में बना, पार्शियल प्लास्टिक के केस में, इसलिए कहा जाता है बेंडिंग स्ट्रेस एट पार्शियल प्लास्टिक स्टेट। यह आपका पार्शियल प्लास्टिक स्टेट बोलेगा क्योंकि इसमें कुछ लीनियर है और कुछ अब रेक्टेंगुलर बनना शुरू हो गया है। मतलब ये है कि अब अंदर की फाइबर्स भी, पहले तो सिर्फ एक्सट्रीम फाइबर मैक्सिमम पे जाती थी, अब अंदर जितनी भी फाइबर है यहाँ पे और अंदर आते जा रहे हैं हम, तो वो भी एक्सट्रीम पे जाना शुरू हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस एट पार्शियल प्लास्टिक। और ये कौन सा था आपका, बेंडिंग स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस था, एट यील्ड पॉइंट या कहो यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है यील्डिंग मोमेंट, इसी को क्या कहा जाता है, यील्डिंग मोमेंट। डिनोट किया जाता है Fy से नहीं,
my से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यील्डिंग मोमेंट। जो इससे जस्ट पहले मैंने देखी थी नॉर्मल केस के लिए जब आपका FC और FT था, उसको कहा जाता है सेफ मूवमेंट। तो सेफ मूवमेंट हो गया आपका, बेंडिंग यील्डिंग मूवमेंट हो गई ये। अब पार्शियल प्लास्टिक से और फर्दर अगर मैं लोड इंक्रीज करूं, तो मैंने और फर्दर लोड इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो मैं क्या देखता हूं कि इसके सभी फाइबर्स, एक्सट्रीम फाइबर से लेके अंदर तक, एक्सट्रीम फाइबर तो था ही मैक्सिमम पे, अंदर के सभी फाइबर्स भी अब मैक्सिमम पे आ गए हैं। तो अंदर के सभी फाइबर्स भी किस पे आ गए हैं, अब मैक्सिमम पे। ये आपको दिख रहा है। सिमिलरली टेंशन जोन में भी कुछ इसी प्रकार बात होगी कि पहले एक्सट्रीम फाइबर्स और अंदर के सारे फाइबर्स किस पे आ गए, अब एक्सट्रीम पे। तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप अब दिखाई दे जाएगी ट्रायंगुलर शेप की जगह, और इसका नाम दे दिया जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस एट प्लास्टिक स्टेट। इसी को क्या कहा जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस एट प्लास्टिक स्ट्रेट, और इसीलिए इसको कहा जाता है आपका प्लास्टिक मूवमेंट। इसको क्या कहा जाएगा, प्लास्टिक मूवमेंट, डिनोटेड बाय MP। तो हमें यहाँ 3 मूवमेंट के बारे में पता चला। कौन कौन सी समरी कर ले, तो एक हो गया आपकी सेफ मूवमेंट। सेफ मूवमेंट M से डिनोटेड है, कब आई, जब मेरा नॉर्मली यील्ड से पहले स्ट्रेस डायग्राम बना, उसके बाद मेरी आ गई यील्डिंग मूवमेंट। मैंने यील्डिंग मूवमेंट की बात कब की, जब मेरा यील्ड लोड पे पहुंच गया। और थर्ड आ गई मेरी प्लास्टिक मूवमेंट, और मैंने प्लास्टिक मूवमेंट की कब बात की, जब मेरा लोड कहां पहुंच गया, प्लास्टिक पे। अब अगर मैं फर्दर अगर मैं थोड़ा सा भी लोड और बढ़ाता हूं, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द लोड, थोड़ा सा भी लोड अगर मैंने बढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम फाइबर भी से लेके इंटरनल मींस न्यूट्रल एक्सिस तक हर फाइबर किस पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो मेरी क्या हो जाएगी, रोटेशन शो कर देगा, वो रोटेट हो जाएगी, और उसी को कहा जाता है फेलियर। तो मैं कह सकता हूं, नोट डाल के आप लिख सकते हो, इसको अगर रब कर दी जाए अब, तो आप नोट डाल के लिख सकते हो, एनी फर्दर इंक्रीज इन लोड will result in rotation of the beam, which is treated as failure of the beam। उसी को क्या ट्रीट करूंगा मैं, कि आपका बीम फेल हो चुका है। तो ये आपका केस हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा बेंडिंग ऑफ बीम्स मींस लोड हम अप्लाई किए जाए बीम्स के ऊपर, तो ये सारा पूरा केस होता है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर एक एक की। अगर मैं बात करूं सेफ मूवमेंट की अलग से, तो ये 3 मूवमेंट हमें यहां से देखने को मिली। इन तीनों के बारे में अलग से बात की जाए, जो नोट नहीं कर पाते वो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और अपने नोट्स जरूर बनाएं। अपने नोट्स बनाने का एक फायदा होता है कि आप जब लिखते हो उसको रिवाइज करते हो, आसानी से आप उसको रिवाइज कर पाओगे, और पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अलग अलग। सबसे पहले हमने देखी सेफ मूवमेंट, किस केस में आई थी, जिसको डिनोट किया मैंने M से। जब आपकी नॉर्मल जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है उसमें मुझे एक मूवमेंट मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है, सेफ मूवमेंट। एक जनरल डायग्राम से मुझे सेफ मूवमेंट मिलती है, जो कि आपकी इलास्टिक पॉइंट के अंदर है। आपने स्ट्रेस किया, छोड़ा, वापस आ गया, इसलिए उस मूवमेंट को क्या कहा गया, सेफ मूवमेंट। तो अगर मैं फ्लेक्सुरल फॉर्मूले की बात कर लूँ आपके साथ, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला क्या होता है, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला कि M बाय I इक्वल्स टू F बाय वाई। ये F क्यों ले रहा हूं, आप F ले सकते हो, सिग्मा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो M बाय I इक्वल्स टू F बाय वाई, और यही फ्लेक्सुरल फॉर्मूला है। तो यहां से मैं सीधा सीधा कह सकता हूं मूवमेंट इज इक्वल्स टू F डॉट I बाय वाई, F डॉट I बाय वाई, और ये हो जाएगा F डॉट Z।
तो I बाय वाई क्या हो गया मेरा Z, जहां पे इसको कहा गया सेक्शन मॉडुलस, इसको कहा गया सेक्शन मॉडुलस, m आपकी मूवमेंट है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो m इक्वल्स टू एफ जेड, एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली, इट इज एप्लीकेबल ओनली बिकॉज ऑफ लीनियर डायग्राम ऑफ लीनियर डायग्राम ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, या कहो स्ट्रेस स्ट्रेन, क्योंकि लीनियर था तभी मैं ये चीज एप्लीकेबल कर सकता हूं, वरना ये चीज कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सेफ मूवमेंट आपको पता चल गई, सेफ मूवमेंट क्या होती है, एफ डॉट जेड कहां से आया मेरा फ्लेक्सर फॉर्मूला से, एम बाई आई इक्वल्स टू एफ बाई वाई, ये आपकी सेफ मूवमेंट है। अब बात कर ली जाए यील्ड मूवमेंट की, सेकेंड मूवमेंट की, तो यील्ड मूवमेंट क्या हो गया आपका, तो आपने अभी देखा डायग्राम में यील्ड मूवमेंट में भी क्या होता है मेरा लीनियर था, यील्ड मूवमेंट में भी डायग्राम मेरा लीनियर था, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ सेकेंड मूवमेंट की बात करी यील्ड मूवमेंट, तो यील्ड मूवमेंट में क्या हुआ, इसको एम वाई कहा गया, तो एम वाई भी मैं कह सकता हूँ एफ वाई डॉट जेड, एफ वाई डॉट जेड मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ इंटू सेक्शन मॉडुलस, और ये मेरा क्यों एप्लीकेबल है फिर से, बिकॉज ऑफ लीनियर डायग्राम, और लीनियर डायग्राम किसका, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो आप, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको यहां तक तो क्लियर हो गया कि ये लीनियर है, क्यों लीनियर है ये भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करने पे हमें क्या पता चला है कि प्लास्टिक मूवमेंट क्या है, यहीं पे लिख लेते हैं प्लास्टिक मूवमेंट। प्लास्टिक मूवमेंट जिसको डिनोट किससे किया जाता है, एमपी से। तो प्लास्टिक मूवमेंट मेरी क्या होती है कि जब मूवमेंट मुझे फुली प्लास्टिक मूवमेंट इज obtained when the whole fibers of the given structure are stressed fully। जब आपका जो गिवन स्ट्रक्चर है उसकी सभी फाइबर्स एक्सट्रीम से लेके अंदर तक पूरी की पूरी स्ट्रेस्ड हो जाए, मीन्स पूरी अल्टीमेट पे चली जाए, उसी को क्या कहा जाएगा, फुली प्लास्टिक मूवमेंट। और इसी को कहा जा सकता है फुली प्लास्टिक मूवमेंट, सॉरी फुली प्लास्टिक मूवमेंट is the maximum moment of resistance MOR, जो आप RCC में निकालते हैं तो वही ये मैक्सिमम MOR है। फुली प्लास्टिक मूवमेंट इज द मैक्सिमम MOR ऑफ अ फुली यील्डेड क्रॉस सेक्शन, कि एक किसी भी क्रॉस सेक्शन को अगर मैं फुली यील्ड कर दूं या पूरा मैक्सिमम कितना लोड वो बियर कर सकता है, वो किसकी हेल्प से पता चलेगा मुझे, प्लास्टिक मूवमेंट की हेल्प से। तो प्लास्टिक मूवमेंट क्या है, मैक्सिमम MOR मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फुली यील्डेड क्रॉस सेक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब इसको निकालने के लिए, प्लास्टिक मूवमेंट निकालने के लिए मेरी कुछ अजम्पशंस हैं, प्लास्टिक मूवमेंट की कुछ अजम्पशंस है। बाकी मेन अजम्पशंस जो है वो तो पूरे आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी देखने को मिलेंगी, आप सोम में भी देखने को मिलेगी, आप कोई भी डिजाइन, जितने भी डिजाइन के सब्जेक्ट है आपके, चाहे वो RCC हो, DSS हो, DSS में इलास्टिक डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं, और सोम की बात करो, तो किसी भी स्ट्रक्चर की बात करो, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है कि आपका जो फाइबर है, जो पूरा का पूरा है, सब में एक ही अजम्पशंस है उनके डिजाइन में, एनालिसिस में, सब में। लेकिन जब मैं प्लास्टिक एनालिसिस की बात करता हूँ तो इसकी कुछ, जब मैं प्लास्टिक मूवमेंट निकालने की बात कर रहा हूं तो प्लास्टिक मूवमेंट निकालते वक्त आपकी 3 अजम्पशंस हैं, इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। वो 3 अजम्पशंस क्या है कि
instability of the स्ट्रक्चर की इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है। इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर विल नॉट अकर प्रायर मीन्स पहले, प्रायर टू द अटेनमेंट ऑफ फुल कोलैप्स लोड, कि जब तक वो बीम, कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर जब तक वो फुल कोलैप्स लोड अटेन नहीं कर लेता तब तक आपकी उस स्ट्रक्चर की इनस्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं हो सकती। इनस्टेबिलिटी का मतलब सीधा सीधा क्या है, वो स्ट्रक्चर बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकता जब तक वो फुल अटेन ना कर ले। दूसरा, द कनेक्शंस, यहां बात किसकी हो रही है, कनेक्शंस की। द connections provide full connectivity. The connections provide full connectivity such that the fully plastic movement can be achieved, कि जो भी कनेक्शन, जिन भी कनेक्शन से वो स्ट्रक्चर जॉइंट किया गया है या सपोर्टेड है, वो तब तक फुल कनेक्टिविटी शो करेंगे जब तक कि पूरी प्लास्टिक मूवमेंट अचीव ना की जाए। और थर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption is the loading system is proportional, या जिसको मैं कह सकता हूं that is all the loads increase in a fixed proportion, कि आपके जितने भी लोड्स हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज करेंगे। मीन जो हमने अभी देखा था कि एक क्रॉस सेक्शन लिया हुआ था, एक बीम का एलिवेशन लिया हुआ था, उस पर जब मैं लोडिंग अप्लाई करा जाता ऑन फर्दर इंक्रीज, तो वो एक प्रोपोर्शन में ही पहले 0 से 1 न्यूटन 2 न्यूटन ऐसे करके 100 न्यूटन 250 न्यूटन ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो उसी चीज को यहाँ पे कहे तो लोडिंग सिस्टम इज प्रोपोर्शनल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वो कौन सी 3 मेन अजम्पशन है जो प्लास्टिक मूवमेंट में यूज की जाती है। तो इंस्टेबिलिटी, द कनेक्शन प्रोवाइडेड एंड द लोडिंग सिस्टम। अब आप सोच रहे होगे ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा था जैसे कि आपको पहली वीडियो में बताया कि मेरा वीडियो प्रोवाइड कराने का मोटिव यही होगा कि मेरी ये वीडियो एसएससी, जेई, एई, आईईएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो। तो आप देख सकते हो कि आईएएस लेवल पे जब कन्वेंशनल पेपर दिया जाता है तो ये क्वेश्चन देखने पे हम ये देख सकते हैं कि ये सब हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब चीजें हमें लिखनी पड़ती है। इवन आपके पहले पेपर में, जो आपका पहला पेपर होता है, प्री पेपर होता है, तब भी आपको ये ऑप्शनल फॉर्म में मिल सकते हैं कि प्लास्टिक मूवमेंट की वो 3 अजम्पशंस कौन सी है, या कहो विच आर रिलेटेड टू द प्लास्टिक मूवमेंट। तो आपको ये 3 अजम्पशंस जरूर देखने को मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया। अब हम ढूंढते हैं प्लास्टिक मूवमेंट है क्या। प्लास्टिक मूवमेंट को ढूंढने के लिए कि प्लास्टिक मूवमेंट की वैल्यू क्या है, जैसे हमने उसमें देखा था एमपी की, वो एमवाई की देख चुके हैं हम, आप सेफ मूवमेंट देख चुके हैं, ऐसी प्लास्टिक मूवमेंट एमपी की वैल्यू है क्या। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि प्लास्टिक मूवमेंट कब अचीव हो रही है। हाँ जी बताइए। ये आपका क्रॉस सेक्शन था और प्लास्टिक मूवमेंट कब अचीव हुई, जब मेरे सभी मेंबर्स क्या हो गए, फुली स्ट्रेस्ड। जब मेरे सभी मेंबर्स फुली क्या हो गए, स्ट्रेस, तो तब मैं कह सकता हूं कि मेरा मेंबर जो है वो फुली स्ट्रेस होने के कारण कहां पहुंच चुका है, प्लास्टिक। ये मेरा क्या हो गया है, प्लास्टिक मूवमेंट। तो ये क्रॉस सेक्शन था, ये इसकी मेरे को टेंशन में FT
ये कंप्रेशन में क्या है, FC। किस केस में है ये, जब मेरा एक्सट्रीम फाइबर पे चलेगा। तो ये कंप्रेशन जोन है, तो यहाँ पे कहीं पे मेरा क्या लग रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू, कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू में, आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन में, तो फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू में एरिया। क्लियर हो गया आपको, फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू में एरिया। तो कंप्रेसिव फोर्स, फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो स्ट्रेस, स्ट्रेस कौन सा है मेरा, F, और ये कौन सा है मेरा, यील्ड पॉइंट पे, यील्ड के बाद ही आ रहा है। तो ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि हम प्लास्टिक डिजाइन किस पे करते हैं, आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे Fy के बराबर ही हम मान लेते हैं। जब P इज रीच टू Fy, जब हम Fy के बराबर है तो हम मान लेते हैं कि अब वो प्लास्टिक कोलैप्स लोड के पास पहुंच गया। तो इसको कहूंगा मैं Fy डॉट ये एरिया, क्योंकि यही न्यूट्रल एक्सिस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि न्यूट्रल एक्सिस एंड इक्वल एरिया एक्सिस इस केस में बराबर है। तो मैं कहूंगा कि ये एरिया ऊपर का और ये एरिया बराबर है। जब ये दोनों एरिया बराबर है, इसका मतलब मेरा क्या हो गया कि एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, या अभी थोड़ी देर के लिए इसको A1 एरिया ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, A2। तो ये Fy इंटू में एरिया, ऐसे ही मेरा यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा, तो टेंसाइल फोर्स इज इक्वल्स टू Fy डॉट A2, Fy डॉट A2। तो अब मैं इनको कैलकुलेट करता हूं कि ये है क्या चीज। तो ये आपको क्लियर हो गया। एक चीज यहां नोट डाल के लिखवा रहा हूं, आप डायरेक्ट अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कि MP इज इक्वल्स टू Fy डॉट ZP या Z, जो कि हमने अभी My में देखा। क्यों नहीं लिख सकते ये चीज, बिकॉज वो कब एप्लीकेबल था आपको पता है, बिकॉज MP इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो ये चीज तो यहां लिखी नहीं जा सकती। तो यहां से मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं, ये इक्विलिब्रियम में मींस अभी तक फेल नहीं हुआ, तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन आप कह सकते हो कि कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स किसके बराबर है, टेंसाइल फोर्स के। और कंप्रेसिव फोर्स क्या है, Fy A1, और टेंसाइल फोर्स क्या है, Fy इंटू में A2। Fy से Fy कट गया, तो यहां से भी आपका क्लियर हो गया कि A1 इज इक्वल्स टू A2। और ये पूरे एरिया का, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं मैं बार बार, लो यहाँ पे बना देते हैं, ये इसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये आपको समझ में आ गया कि A1 A2 यहाँ पे कितना हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का हाफ। ये कब केस है मेरा, जब मेरा कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब अगर मैं दूसरी चीज यहाँ पे नोट करवाता हूँ, इसको रब करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं, ये A दे दिया, ये B पॉइंट कह दिया मैंने कि इस पॉइंट पे मींस मेरी न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग, NA के अकॉर्डिंग, न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर मैं मूवमेंट लूं, अप्लाइंग moment of area about equal area axis, इक्वल एरिया एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ एरिया अप्लाई कर दूं, तो मोमेंट ऑफ एरिया अप्लाई करूं मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, तो MP वही तो मेरी क्या हो जाएगी, प्लास्टिक मोमेंट क्या हो जाएगी, ऊपर से फोर्स लग रहा है C, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T, तो ये एक कपल की तरह बिहेव कर रहा है। आपका एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ऊपर से एक फोर्स लगे, नीचे से एक फोर्स लगे, तो ये कैसे बिहेव करने लग जाएगा, ऐसे कपल की तरह। तो रोटेट शुरू हो गया, तो वही चीज यहाँ पे C फोर्स लग रहा है, ऐसे रोटेशन, T फोर्स लग रहा है, ऐसे रोटेशन। तो मैं कह सकता हूँ C इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं y1 बार, क्योंकि ये y एक्सिस ले लेते हैं और ये कौन सी होगी आपकी, मान लो x एक्सिस। तो ये y1 बार हो गया और यहां से यहां तक मैंने ले लिया y2 बार। आप y कुछ और भी ले सकते हो, अपने नाम है, कोई वो नहीं है। तो C1 इंटू में y1 बार प्लस नीचे से टेंसाइल फोर्स C2 इंटू में y2 बार। तो ये C1 इंटू y1 बार। अब C की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, Fy डॉट A1
डॉट y1 बार प्लस fy डॉट a2 डॉट y2 बार। और आपको पता है a1 की जगह भी मैं क्या पुट कर सकता हूं, a/2 y1 बार प्लस fy a/2 y2 बार। तो यहां से देखो fy a2 ये दोनों में कॉमन है, तो मैं mp क्या लिख सकता हूं, mp इज इक्वल्स टू fy डॉट a/2 y1 प्लस y2 का बार। जो mp है वो क्या आ गया आपका fy डॉट a/2 y1 प्लस y2, और इसी चीज को बाद में लिखा गया fy डॉट zp, इस चीज को लिखा गया है आपका fy डॉट zp, mp का हो गया फॉर्मूला वेयर zp इज इक्वल्स टू a/2 y1 बार प्लस y2 बार। आई होप आपको अब mp की वैल्यू भी पता चल गई, और zp यहाँ क्या हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस ऑफ द बीम एट कोलैप्स लोड। ये कोलैप्स लोड के केस में आपका सेक्शन मॉडुलस बोलेगा, वही z है जो zp में बदल चुका है। अब कब, जब हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया, लेकिन इसके थोड़ा सा और लोड बढ़ाओ तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल। आई होप आपको mp भी समझ में आ गया। ये था आपका ऑल अबाउट लेक्चर 2